पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने पीटीआई के किसी सेनेटर का वोट नहीं लिया। एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने सेनेटर्स उठाए होते, तो आज उनके वोट ले लेते। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह की छुट्टी हो गई इस तरमीम के नतीजे में। कैदी नंबर 804 को भी शिकस्त हो गई है। मंसूर अली शाह मुकाफात अमल का शिकार हुए हैं। मौलाना ने कुछ इन जजेस को मारने में हुकूमत का साथ दिया है। ये अगर इस्तीफे नहीं भी देंगे तो इनका सुप्रीम कोर्ट में जो अब किरदार है वो मार्जिनलाइज होता जाएगा। बलूचिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अमल दखल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदे की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार यार। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आईनी तरमीम मंजूर होगी नहीं होगी, क्या होगा, कब तक ये मामला लटकेगा, मौलाना क्या करेंगे? सबको आज जवाब मिल गया है। और ये जो तरमीम है विपक्षी काबीना ने भी पास कर दी, सेनेट से भी पास होगी और अब ये पास हो गई है। तो आप क्या कहेंगे? और स्पेशली यहाँ पर ही मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। कहा जाता था जो सेनेटर्स अगवा हुए हैं या मिसिंग है, सब के सब आज मंजर आम पर आए हैं। पीटीआई के सेनेटर्स भी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो हमें वोट नहीं देंगे, गद्दारी करेंगे, तो आप तमाम सूरत हाल जो हमने देखा अरसे में, उसको कैसे समाप्त करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने पीटीआई के किसी सेनेटर का वोट नहीं लिया। जो कह रहे थे जरका या फैसल सलीम या वो 4 सेनेटर गायब हैं, 2 गायब हैं। हुकूमत ने किसी सेनेटर पीटीआई के किसी सेनेटर का वोट नहीं लिया। हुकूमत ने जेयूआईएफ के सेनेटर्स के वोट लिए हैं, वो जेयूआईएफ ने बतौर जमात सपोर्ट किया। पीएनपी मैंगल के वोट लिए हैं। अब उस हवाले से कानूनी पोजीशन ये है कि बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। दोनों ने वोट डाला है। इसका मतलब बीएनपी मैंगल की पूरी पार्लिमानी पार्टी ने इसको सपोर्ट किया। उन 2 में से कोई एक पार्लिमानी लीडर होगा और एक वो होगा ना। आपको जब दोनों ने सपोर्ट किया है तो वहां 63A या डिफेक्शन की कोई क्लॉज लगती ही नहीं है। और सरदार अख्तर मैंगल साहब तो कौमी असेंबली से इस्तीफा दे चुके हैं। वो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, तो वो पार्लियामानी लीडर खुद तो हो ही नहीं सकते। पहले अपना इस्तीफा वापस लें। तो इसलिए उस वो वोट लेने में भी कोई कानूनी हिचकिचाहट नहीं थी कि आप कहें कि जी वो वोट लेने से कोई डिफेक्शन क्लॉज लग गई है। कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगी। तो इस तरह हुकूमत ने अपने नंबर सादा और क्लीन वोटों से पूरे किए हैं। कोई डिफेक्शन, किसी की वफादारी नहीं खरीदी गई। कोई पीटीआई के किसी सेनेटर का इस तरमीम के लिए वोट नहीं लिया गया। तमाम पीटीआई के सेनेटर्स पीटीआई के साथ मौजूद हैं और किसी ने भी इस तरमीम के हक में वोट नहीं डाला। तो इसलिए एक तो ये जो चल रहा था कि जी 4 सेनेटर उठा लिए, 2 की फूफी उठा ली, 2 का भाई उठा लिया, 1 की नानी उठा ली। तो ये सारे का सारा जो था वो एक झूठा बयानिया निकला। और क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने सेनेटर्स उठाए होते तो आज उनके वोट ले लेते। वो उन्हें चिड़ियाघर में रखने के लिए तो नहीं उठाया हुआ था, वोट लेने के लिए उठाया हुआ था ना। तो अगर वोट लेने होते तो ले लेते। मेरे ख्याल में ना हुकूमत को उनके वोटों की जरूरत थी और ना हुकूमत ने उनके वोट इस्तेमाल किए हैं। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि इसमें वफादारियां खरीद कर इस तरमीम को पास किया जाएगा, तो इस बुनियाद पर कल इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जैसे कि अली जफर साहब ने एक खत दिया भी सेनेट के चेयरमैन को कि अगर हमारे किसी बंदे का वोट इस्तेमाल किया गया तो वो गैर आईनी होगा। हमने बड़ी हिदायत जारी की है। हालांकि 63A की जो नजरसानी में इस चीज की इजाजत हो गई हुई थी कि वो वोट डाल सकते थे, बाद में नाअहली होनी थी। लेकिन जब वोट ही नहीं डाला तो नाअहली की भी कोई बात नहीं है। और कल कोई अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कैसे कहेंगे कि जी अब वफादारियां खरीदी गई हैं, जब किसी कोई डिफेक्शन क्लॉज किसी ने वोट डाला ही नहीं है। तो डिफेक्शन क्लॉज कैसे लगेगी और वफादारी खरीदी कैसे गई जब लोगों ने वोट ही नहीं डाला? तो मेरे ख्याल में एक बड़ी क्लीन सी तरमीम हुकूमत ने वो मंजूर की है जिसमें किसी की कोई वफादारी नहीं खरीदी गई, कोई वोट नहीं खरीदा गया। सब लोगों ने अपनी जमात के मुताबिक वोट डाले हैं। बाकी जो 4 आजाद सेनेटर हैं, फैसल वाडा, अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन वो नकवी वगैरह, वो तो वैसे ही हुकूमत के साथ थे। उनके तो वो आजाद सेनेटर्स का तो कोई इशू नहीं है।
पीएनपी मैंगल के सारे पार्टी ने वोट डाल दिया है। जेयूएफ के पांचों सेनेटर्स ने वोट डाला है। उनका जो एक सेनेटर गायब था वो भी आज मौजूद था और उसने भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट डाला है। तो मेरे ख्याल में एक तो ये तरमीम अब सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पर तो चैलेंज नहीं हो सकती कि कोई वफादारियां खरीदी गई हैं या कोई ऐसा किया गया है। ये एक सादा सी तरमीम पास हुई है। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह की छुट्टी हो गई इस तरमीम के नतीजे में। मंसूर अली शाह जो है वो अब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मुझे लगता है या अफरीदी चीफ जस्टिस बनेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म था उसका भी काफी हद तक इख्तिताम हो गया है। अब जो अदालतों की बदमाशी थी और जो अदालतें पार्लियामान के ऊपर भी चढ़ी हुई थी और सियासत पर भी चढ़ी हुई थी और जो अदालतें जज ये समझते थे कि वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसका खात्मा हो गया है। और मुझे अब ये भी लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला भी अब हुक्मरान इत्तेहाद के हक में कर देगा और वो भी अब कल या परसों नोटिफाई कर देगा मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के हक में, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद की जो अक्सरियत है वो बहुत बढ़ जाएगी। लिहाजा ये तरमीम जो है इसने अगले 4 साल का रोड मैप क्लियर कर दिया है। अब क्या ये आखिरी तरमीम है जो हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हुकूमत ने ये तरमीम कराने का एक सिलसिला शुरू किया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नया लगा लेंगे, आईनी बेंच बना लेंगे। उसके बाद और तरमीम सामने आएंगी अगले 15 से 20 दिन के बाद। और यूं तरमीम का एक सिलसिला एक और हम देखेंगे जिसमें जो गवर्नमेंट का बाकी एजेंडा है वो पूरा होगा। क्योंकि हो सकता है जेयूआईएफ उन तरमीम में साथ ना दे और ये 5 सेनेटर ना हो और उस स्टेज पर फिर देखा जाएगा कि और 5 सेनेटर्स कौन आते हैं जो इन तरमीम के हक में वोट डालते हैं। लेकिन इसके बाद हुकूमत बहुत मजबूत हो गई है और जो लोग कह रहे थे कि जी जेल से बैठ के कैदी नंबर 804 पूरी सियासत चला रहा है, कैदी नंबर 804 को भी शिकस्त हो गई है, अडियाला जेल को भी शिकस्त हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो ईमानदार जज थे उनको भी शिकस्त हो गई है। हुकूमत को बहुत वक्त लगा है, ये बात दुरुस्त है, हुकूमत ने बहुत टाइम लिया है। लेकिन हुकूमत मौलाना की मर्जी से ये तरमीम करना चाहती थी ताकि आगे इसको अदालतों में चैलेंज हो तो इसकी सियासी और अखलाकी साख पर सवाल ना उठाया जा सके। अब इस तरमीम की सियासी और अखलाकी साख पर सवाल नहीं उठाया जा सकेगा क्योंकि किसी टर्न कोर्ट का तो कोई वोट लिया ही नहीं गया। तो आप क्या कहेंगे कि जी उन्होंने बड़ी धांस धांधली करके वोट लिया? पूछेंगे किसका लिया? किसी का भी नहीं लिया। सारे किसी पीटीआई वाले का वोट लिया? नहीं लिया। किसी क्या सुन्नी ताज कौंसिल का वोट लिया? नहीं लिया। और तरीके नफाज शरीयत महमदी का वोट लिया? नहीं लिया। तो फिर किसका वोट लिया? हुकूमत ने अपने वोटों से ये बात पूरी कर ली। तो मेरे ख्याल में ये एक हुकूमत की बिलाखिर एक बड़ी फतह है जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि अगला निज़ाम जो है अगले 4 साल ये निज़ाम चलेगा और ये हुकूमत चलेगी। और इसके साथ साथ जो इस हुकूमत को गिराने और इस निज़ाम को गिराने की जो साजिशें थी वो भी नाकाम हो गई। और मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईमानदार जजेस की एक लॉबी थी वो आज शिकस्त खाई है और वो लॉबी अब आपस में बैठ के देख रही होगी उनमें से किसने इस्तीफा देना है और किसने नहीं। वैसे मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह मुकाफात अमल का शिकार हुए हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी का असूल खुद तोड़ा जब उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लगाया और वो तीसरे नंबर पर थी। शुजात अली खान और बाकर नजफी को इग्नोर किया। उस दिन उन्होंने अपने खिलाफ दरअसल एक केस बना लिया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर वाला चीफ जस्टिस बन सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे नंबर वाला चीफ जस्टिस क्यों नहीं बन सकता? इस तरमीम से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस भी ट्रांसफर हो सकेगा। इस तरमीम में जजों को नाकस कारकर्दगी पर भी निकाला जा सकेगा। इस तरमीम के नतीजे में आईनी बेंच चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं रहे, वो भी एक ऑटोनॉमी बन गई है। तो इस तरमीम के नतीजे में आप अगर समझे तो हुकूमत का सारा एजेंडा पूरा हो गया है। वो जो मौलाना कह रहे थे कि हमने सांप का डंग निकाल दिया है, उन्होंने पता नहीं कौन सा डंग निकाला है। पूरा सुप्रीम कोर्ट जहर दे के मार दिया गया आज इस तरमीम के नतीजे में। और मौलाना ने कुछ इन जजेस को मारने में हुकूमत का साथ दिया है। तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने क्या क्या निकाला है इसमें से। बहरहाल अगर इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल वाली कोई शिक निकाल दी गई है तो वो अगली तरमीम में दोबारा शामिल हो जाएगी।
सर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जुडिशियल स्टैब्लिशमेंट है, क्या इनके पास अब कोई भी ऑप्शन मौजूद है, या एक मुकम्मल शिकस्त हुई है और उन्होंने इस चीज को तस्लीम कर लिया है और अब इस पर सर तस्लीम कम करेंगे? मेरे ख्याल में उन्हें मुकम्मल शिकस्त हो गई है। और ये पहली शिकस्त है, जो पहली बड़ी शिकस्त हुई है जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को, कि अब मजीद आगे जो है हमले होंगे जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट पे, मजीद तरमीम के जरिए। लेकिन इस तरमीम ने जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट की कमर तोड़ दी है, और उसके पल्ले कख भी नहीं रहा। जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ही नहीं बन सके, जब उनकी सबकी मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, जब जस्टिस आयशा को समझ आ गई कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, जब अतर मनिल्ला को समझ आ गई कि वो रेस से आउट हो गए हैं, तो शिकस्त हो गई ना। और शिकस्त किसको कहते हैं? जब आप रेस से ही आउट हो गए, अब आप वो घोड़े रह गए जो रेस में है ही नहीं, तो फिर तो आप शिकस्त खा गए आज। तो आपको क्या लग रहा है, ये इस्तीफे दे देंगे, रिजाइन इस्तीफे करेंगे? नहीं ये अगर इस्तीफे नहीं भी देंगे, तो इनका सुप्रीम कोर्ट में जो अब किरदार है वो मार्जिनलाइज होता जाएगा। और आर्टिकल 209 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है कुछ जजेस के खिलाफ। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये अब कोई रिएक्ट करने की पोजीशन में आएंगे। अगर रिएक्शन देंगे तो पार्लियामेंट से एक और तरमीम के जरिए इनको फौरन निकाल भी दिया जाएगा। अब तरमीम का रास्ता खुल गया है, वोट पूरे हो गए हैं, तो अब इस तरमीम के बाद अगर ये कोई और एक्शन लेंगे तो एक और तरमीम उसके जवाब में भी आ सकती है, जो इनको मजीद इनका रास्ता बंद कर देगी। लिहाजा अब इनके पास लड़ने का ज्यादा ऑप्शन नहीं रहा है। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा जिनको आर्टिकल 209 के बारे में नहीं पता, जो अभी आपने फरमाया है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई हो सकती है, तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, आर्टिकल 209 जज को निकालने के लिए का रेफरेंस बनाने का तरीकाकार है, और इसमें भी तरमीम करके आप जज को उसकी नाकस कारकर्दगी पर भी निकाला जा सकता था। पहले जज को उसकी कारकर्दगी पर नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन आप जज को उसकी नाकस कारकर्दगी का, बिलखुसूस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम, अगर कोई जज देखे ना, मुनीब अख्तर के बारे में ये राय है कि वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। अगर आप काम नहीं करेंगे और तनख्वाह लेते जाएंगे तो आपको कारकर्दगी पर भी निकाला जा सकता है, और हाई कोर्ट्स के जजेस की तो बाकायदा कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। लिहाजा मुझे लगता है जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के कुछ रेफरेंस भी हमें देखने में मिलेंगे। बिलखसूस ये जो दूसरी वजाहत वाला मामला है, इसका जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस भी हम देख सकते हैं। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ऑपोजिशन को लेकर, जैसे कि आईनी तरमीम पास हो चुकी है और अब हम आने वाले दिनों में इसके असरात देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह के बीएनपी के दोनों सेनेटर्स ने वोट दिया है, लेकिन हमने देखा कि अख्तर मेंगल साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई थी, उनकी जानिब से कहा गया था कि इन जो आईनी तरमीम है, इनमें एक और तरमीम डाला जाए जिसका नाम लिखा जाए, जिसको इस तरीके से एड्रेस किया जाए कि उसको यरगमाली तरमीम कहा जाए। और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इसलिए मुल्क से वापस आया हूँ कि मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकूं, मैं आईनी तरमीम पे वापस नहीं आया। तो एक जानिब उनके वो तो सरबराह है, एक जानिब उनके जानिब से कहा गया और फिर उनके दोनों सेनेटर्स ने वोट दिया है, और फिर पीटीआई का अगला लायामल क्या होगा? देखिए, मैंगल साहब ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, और उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी सियासत खत्म कर रहे हैं। तो उनके सेनेटर्स ने इस्तीफा नहीं दिया। उनकी जमात में तकसीम उसी दिन आ गई थी, यहाँ तो उनके सेनेटर उनके साथ इस्तीफा दे देते। उनके सेनेटर्स ने तो उनके साथ इस्तीफा नहीं दिया, वो दुबई चले गए। उनके सेनेटर्स तो उनके साथ दुबई नहीं गए, वो तो पाकिस्तान में ही रहे और सेनेट के मेंबर रहे। तो उनकी और सरदार अख्तर मैंगल की राहें तो उसी दिन जुदा हो गई, जिस दिन वो सरदार अख्तर मैंगल के साथ दुबई भी नहीं गए और इस्तीफा भी नहीं दिया। वरना जब सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया था, तो उनके दोनों सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट से इस्तीफा दे देते। मुझे लगता है कि वो दोनों सेनेटर्स उसी दिन सरदार अख्तर मैंगल से अलहदा हो गए थे, और उन्होंने अपनी सियासी राहें सरदार अख्तर मैंगल से जुदा कर ली थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में थे और अख्तर मैंगल साहब पाकिस्तान छोड़ गए हुए थे। इस वक्त तो अब सरदार अख्तर मैंगल साहब को ये नजर आया कि उनके दोनों सेनेटर्स जो है वो वोट डाल रहे हैं, और उनसे कोई दुबई में बात ही नहीं कर रहा कि आप अपने सेनेटर्स का वोट हमें दे दें, और वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए हैं। उन्हें नजर आया कि मौलाना फजलुर रहमान तो 5 वोटों के साथ इतने इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे पास 2 सेनेटर हैं, तो मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। तो वो उस इस चक्कर में कि मैं अपनी इंपॉर्टेंस बनाऊं और जाकर अपने लिए कोई इन रोड्स पैदा करूं, वो वापस आए। लेकिन जब वो वापस आए तो बहुत देर हो चुकी थी, उनके सेनेटर्स फैसला कर चुके थे। और ये जो है कि उनके सेनेटर्स ने दबाव में वोट डाला है, मैं नहीं मानता।
कोई सेनेटर दबाव में वोट नहीं डाल सकता। वो पहले दिन से ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग कायम कर चुके थे। जब सरदार अख्तर मैंगल एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाकर भागे थे, अब वो तब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और अब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। बलूचिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत अमल दखल है और आप बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा सियासत नहीं कर सकते। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये जो सेनेटर हैं ये दबाव में, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बनाने के बाद